गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम वेव मोशन की PYQ लेवल 1 प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया हुआ है कि उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो उनके जो ऑर्डर होंगे वो सेम उस ऑर्डर में नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बीट्स के लूंगा तो बीट्स के सारे क्वेश्चंस एक साथ ले लूंगा। इस टाइप का फॉर्मेट रख रहा हूँ। तो सबसे पहला हम चलते हैं टाइप 1, और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स मैं अपने से भी करवा दूंगा। ये है रिफ्लेक्शन ऑब्लिक ट्रांसमिशन ऑफ वेव, इस पे बेस्ड है। अब देखो क्या है। एग्जाम्पल 1, ये एयर है, ये वाटर है, और इसमें मान लो लाइट वेव गिर रही है। ठीक है, और एंगल आई पे गिर रही है। तो पहली बात तो ये जो रिफ्लेक्ट होगी वो एंगल आई पे रिफ्लेक्ट होगी ना। अब मैंने थ्योरी में तुम्हें बताया था कि लाइट के लिए एयर तो रेयरर मीडियम होता है और वाटर डेंसर मीडियम होता है। और जब भी कोई वेव रेयरर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है ना। इसका मतलब ये थोड़ा सा इधर को हो जाएगी। अब मैं एक काम कर रहा हूं, इसको 1 कह दे रहा हूं, इसको 2 और इसको 3। अब इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं पूरा। ठीक है, मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी न तो रिफ्रैक्शन में चेंज होती है और न ही रिफ्लेक्शन में चेंज होती है। ठीक, इसका मतलब पहली बात तो ये हो गई कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 और फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 सेम होंगी। और अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो ऑब्वियस सी बात है ओमेगा और टाइम पीरियड भी सेम होगा। ठीक, तो ओमेगा और टाइम पीरियड ये भी सेम रहेगा। अब चलते हैं दूसरी बात। स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है, और 1 और 2 सेम मीडियम में है। क्यों 1 और 2 सेम मीडियम में है? और एक चीज मैंने बताई थी, इसका मतलब दोनों में स्पीड सेम होगी, और डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाती है। तो इसका मतलब स्पीड का ये रहेगा ना, V1 इक्वल टू V2, लेकिन ये ग्रेटर होगा V3 से। ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट। अब जो लेमडा होता है वो V/F होता है। फ्रीक्वेंसी तो सेम है, इसका मतलब वेवलेंथ भी ऐसी चलेगी ना। मतलब ये हो गया कि λ1 इक्वल टू λ2 ग्रेटर देन λ3। फोर्थ, अब चलते हैं के पे। के इक्वल टू 2 पाई अपॉन λ। क्यों के इक्वल टू 2 पाई अपॉन λ? तो वो उल्टा हो जाएगा ना, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब K1 इक्वल टू K2, और ये लेस देन K3 होगा। ये हम समझ में आ रही बात? ठीक, Yes. अब चलते हैं फेज चेंज में। तो मैंने बताया था कि रिफ्रैक्शन में कोई फेज चेंज नहीं होता, तो ये डेल्टा फाई यहां पे तो जीरो हो जाएगा। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही हो, ठीक, तो फिर पाई का फेज चेंज आ जाता है। इसका मतलब इसमें जो चेंज आएगा वो डेल्टा फाई इक्वल टू पाई हो जाएगा।
ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, और लास्ट में चलते हैं एम्पलीट्यूड में। तो देखो, रिफ्लेक्शन में तो पक्का है कि एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, क्योंकि ये होता था ना, फॉर्मूला ये होता था, ए रिफ्लेक्टेड इक्वल टू वी दूसरा मीडियम, सेकेंड मीडियम, माइनस वी फर्स्ट मीडियम अपॉन वी सेकेंड मीडियम प्लस वी फर्स्ट मीडियम इंटू ए इंसिडेंट। तो इतना तो पक्का है कि टू का एम्पलीट्यूड वन से कम होगा, A2 लेस देन A1। लेकिन इसमें एक चीज और भी आती है कि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो पाई का फेज चेंज आ रहा है। तो तुम देखोगे तो यहाँ पे A2 जो आएगा ना वो नेगेटिव आएगा। और एक चीज मैंने और बताई थी कि रेयरर से अगर डेंसर पे जाए तो एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। तो इसका मतलब A3, ये भी फिर लेस देन A1 होगा। और इसका फॉर्मूला मैंने कुछ ऐसा दिया था, A ट्रांसमिटेड इक्वल टू 2 टाइम्स वी सेकेंड मीडियम अपॉन वी सेकेंड मीडियम प्लस वी फर्स्ट मीडियम इंटू ए एम्पलीट्यूड। और अगर इन दोनों में कंपेयर करोगे ना तुम, तो ए ट्रांसमिटेड ए रिफ्लेक्टेड से ज्यादा आएगा। क्यों? ए ट्रांसमिटेड ए रिफ्लेक्टेड से ज्यादा आएगा और इंसिडेंट का सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब ऑर्डर अगर देखोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, A1 सबसे बड़ा होगा, फिर A3 होगा, और फिर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A2 लिख दे रहा हूं, क्योंकि तुम A2 निकालोगे तो वो नेगेटिव में आएगा। ये हो गया। हाँ, ये सब 11th में ही है बेटा, 11th में ही है, कल पढ़ा दिया है, थ्योरी में पढ़ा दिया है ये कह लो। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, वैसे इसी से तेरे समझ में आ जाएगा, चिंता मत कर। अब बिल्कुल सेम है। ये एक तरीके से तेरी थ्योरी हो गई, दूसरे में तेरे को अब समझ में आ जाएगा बेटा जो है। देख, ये एयर है और ये वाटर है, लेकिन आपके साउंड वेव है। साउंड वेव के लिए लेकिन मैंने बताया था तुम्हें कि एयर रेयरर मीडियम होता है, सॉरी, एयर डेंसर मीडियम होता है, उल्टा होता है, ध्यान रखना। और वाटर उसके लिए रेयरर होता है, क्योंकि वाटर में ना साउंड की स्पीड ज्यादा होती है। समझे ना, वाटर में साउंड की स्पीड ज्यादा होती है, तो पहली बात तो रिफ्लेक्शन उसी एंगल पे होगा। लेकिन जब वो डेंसर से रेयरर पे जाएगी तो वो अवे हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन हाई हो जाएगा। इसको मैं फर्स्ट कह देता हूं, इसको सेकंड, इसको थर्ड। फिर से वही शुरू करते हैं। सबसे पहला, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, और सोर्स न तो रिफ्लेक्शन में चेंज हो रहा है, न ही ट्रांसमिशन में चेंज हो रहा है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी तो तीनों जगह सेम रहेगी। क्यों? F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3। तो ऑब्वियस ही बात है, फिर यहां से ओमेगा और टीवी सेम होंगे। क्यों? अब चलते हैं सेकंड, स्पीड पे चलते हैं।
स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है। 1 और 2 सेम मीडियम में है तो उसमें स्पीड सेम रहेगी, लेकिन रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है। इसका मतलब 3 में स्पीड ज्यादा होगी, तो हम ये कह सकते हैं V1 = V2, लेकिन इट इज लेस देन V3। तीसरा, λ = V/F होता है, फ्रीक्वेंसी सेम है। इसका मतलब जो स्पीड का रिलेशन था वही वेवलेंथ का आएगा। तो λ1 = λ2 < λ3। फोर्थ, K = 2π/λ होता है। इसका मतलब K उल्टा हो जाएगा फिर, क्यों? तो K1/= K2 > अब फेज चेंज में आते हैं। रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन में मैंने कहा था कोई फेज चेंज नहीं होता, तो यहां पे फेज चेंज 0 होगा। और अगर रिफ्लेक्शन रेयरर मीडियम से हो रहा हो तो वहां भी कोई फेज चेंज नहीं होता, तो इधर भी फेज चेंज 0 आएगा। और सिंस कोई फेज चेंज नहीं है, तो इसका मतलब जो A2 होगा वो पॉजिटिव ही आएगा, ध्यान रखना। A2 पॉजिटिव ही आएगा आपके। उसके बाद डेंसर से रेयरर में जा रहा हो तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाता है। नहीं, डेंसर से रेयरर में जा रहा हो तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाता है। इसका मतलब A3 की वैल्यू A1 से ज्यादा होगी। लेकिन रिफ्लेक्शन में तो एम्पलीट्यूड कम ही होगा हमेशा, उसमें बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब A2 की वैल्यू A1 से कम होगी। तो यहां से अगर तुम देखोगे तो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड किसका होगा? 3 का, फिर 1 का, और फिर 2 का। मतलब रेशियो ये आ जाएगा ना, A3 > A1 > A2। गोपी बता, समझ में आ गया? अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इससे। समझ में आ गया ना? ठीक है, ये है। अब चलते हैं एग्जाम्पल 3। अभी तक वो PYQ नहीं आया, अभी ये मेरे अपने वाले ही हैं। एक स्ट्रिंग ये है और एक स्ट्रिंग ये है। दोनों में ना टेंशन सेम है। ये फर्स्ट स्ट्रिंग, ये सेकंड स्ट्रिंग। लेकिन इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो म्यू दिया हुआ है, और इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो 9 म्यू दिया हुआ है, मान लो। तो देखो, स्पीड होती है √T/μ। T सेम है, ध्यान रखना। इसका मतलब जो स्पीड होगी वो प्रोपोर्शनल टू 1/√μ आ गई, क्यों? अब देखो, μ2 9 टाइम्स है, क्यों? इसका मतलब जो V2 होगी वह 1/3 होगी, क्यों? समझ में आ गया? तो इसमें मैं लेट कर लेता हूँ। लेट लेट V1, V2 को V मान लेता हूँ। तो इसका मतलब V1 ये 3V हो जाएगा। TM बता, यहां तक समझ में आ गया? क्लियर सर। दूसरी बात, V2 < V1 है। इसका मतलब जो 2 है वो डेंसर मीडियम बन गया ना।
नहीं है, जिसमें स्पीड कम होगी तो क्या बन जाएगा, टेंसर मीडियम बन जाएगा ना। ठीक। अब क्या हो रहा है कि यहां से ना एक वेव आ रही है, वाई इंसिडेंट, और ये कुछ इस टाइप से दे रखी है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये दे रखी है। तो पहले तो ये बताओ, ये कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? ये पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल कर रही है ना। नहीं है, ये पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल कर रही है। तो तुम्हें इक्वेशन लिखनी है वाई रिफ्लेक्टेड की और वाई ट्रांसमिटेड की इक्वेशन लिखनी है, क्या बनेंगे? अब देखो, एक तो मैंने तुमसे कहा ना, ओमेगा की जो वैल्यू है वो तो सेम रहेगी, बताओ। ओमेगा सेम रहेगा। दूसरी बात देखो, V2 1/3 टाइम्स है। तो इसका मतलब जो λ2 होगा, ये भी 1/3 टाइम्स होगा ना। ठीक। लेकिन जो K2 होगा वो फिर 3 टाइम्स आ जाएगा। इसका मतलब एक तरीके से जो K2 होगा वो 3K हो जाएगा, बता। ये समझ में आया कि 2 में स्पीड 1/3 है, तो इसका मतलब लेमडा 1/3 होगा। इसका मतलब K2 की वैल्यू 3 टाइम्स हो जाएगी, तो K2 की वैल्यू 3K हो गई। और K1 तुम्हें यहाँ पे दे ही रखा है, K1 K के इक्वल है। अब सुनो, अब मुझे ए रिफ्लेक्टेड निकालना है। अच्छा, एक चीज और है, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ध्यान रखना, इधर से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक। तो ए रिफ्लेक्टेड का मैंने क्या फॉर्मूला दिया था, देखो। ये दिया था V इन सेकंड मीडियम माइनस V इन फर्स्ट मीडियम अपॉन V सेकंड मीडियम प्लस V फर्स्ट मीडियम इंटू ए इंसिडेंट दिया था, क्यों? ये हो गया। अब वैल्यू रख लेते हैं बस। V2 हो गया V -3V अपॉन V +3V इंटू ए। तो ये -a/2 आ गया। और ये नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि देखो ना, ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है, क्यों? आप देखो ना, यहाँ पे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है, तो इसका मतलब पाई का फेज चेंज आ गया होगा ना इसमें, क्यों? समझ में आया गोपी? ये तो हो गया वाई रिफ्लेक्टेड, क्यों? ठीक। अब वाई ट्रांसमिटेड का मैंने क्या फॉर्मूला दिया था? वाई ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला दिया था 2 टाइम्स स्पीड इन सेकेंड मीडियम अपॉन स्पीड इन फर्स्ट मीडियम प्लस स्पीड इन सेकेंड मीडियम इंटू ए आई। तो ये हो जाएगा 2 × V अपॉन V +3V, क्यों? 3V + V इंटू ए। तो ये V/2 A/2 आ गया मेरे ख्याल से, क्यों? यहां तक बता, कोई प्रॉब्लम है TM? नो प्रॉब्लम सर। नहीं है ना। अब वो लिख देते हैं, बस हो गया। मैं वाई रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन लिख रहा हूँ, देख ध्यान से देख। एम्पलीट्यूड मैंने A/2 लिख दिया। साइन, नहीं फॉर्मूले यही थे बेटा जी, फॉर्मूले यही लिखे थे मैंने। ठीक है। ये हो गया A/2 साइन। अब लेकिन रिफ्लेक्टेड वेव उल्टा आएगी ना।
ये बता, ये वेव इधर को आएगी ना, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखोगे ओमेगा वही रहेगा और के भी वही रहेगा, लेकिन साथ में मैंने कहा था पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा, तो प्लस पाई कर दोगे। बता गोपी, बता जरा समझ में आया कि नहीं आया? वाई रिफ्लेक्टेड के आगे ये आ गया। अब चलते हैं वाई ट्रांसमिटेड। एम्पलीट्यूड ये है, साइन ओमेगा टी, लेकिन के वो 3K हो गया, और वो उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है ना, ये मतलब ये इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो इसका मतलब -3K एक्स होगा, और फेज चेंज कुछ होता नहीं है, तो +0 आ गया। बताओ क्लियर है? ओपी समझ में आया कि नहीं आया? बता जो है वाई रिफ्लेक्टेड और वाई ट्रांसमिटेड कुछ इस टाइप से हो जाएगा, सो गया ये है। अच्छा वो कह रहा है, तो सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, अब तो ठीक है। ये लो। अच्छा एक चीज मैंने इसमें और बताई थी, वो बताता हूँ क्या। देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि किसी गिवन टाइम इंटरवल में मान लो 100 जूल एनर्जी यहां गिरी, उसका 20 जूल यहां चली गई, तो 80 जूल वापस हो जाएगी। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं मैं? कि अगर किसी गिवन इंटरवल में मान लो यहां 100 जूल एनर्जी गिरी और उसका 20 जूल मान लो इधर चली गई, तो 80 जूल वापस हो जाएगी। और अगर वो गिवन इंटरवल 1 सेकेंड का हो, तो फिर उसको हम पावर कह देंगे। क्यों नहीं है, उसको हम पावर कह देंगे। इसका मतलब एक इक्वेशन और भी बननी चाहिए कि पावर इंसिडेंट इक्वल टू पावर रिफ्लेक्टेड प्लस पावर ट्रांसमिटेड भी होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है? बताओ जो है कि अगर मान लो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में 100 जूल की एनर्जी गिरी और 20 जूल मान लो ट्रांसमिट हो गई और 80 जूल रिफ्लेक्ट हो गई, सही लग रही है इक्वेशन? और अगर वो इंटरवल 1 सेकेंड का हो, तो उसको हम पावर कह देंगे। तो ये इक्वेशन भी वैलिड होनी चाहिए। इसको यहाँ पे प्रूव करते हैं। देखो पावर का अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो, तो ये होता था हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एस इंटू वी होता था। ये होता था, याद करो, पावर का फॉर्मूला। और उसमें से रो इंटू एस को हम लोग म्यू भी बोलते थे। क्यों? रो इंटू एस को म्यू बोलते थे। तो इसका मतलब पावर का फॉर्मूला हो गया हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी आ गया। ठीक है, अब मैं इसी को यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले चलते हैं पावर इंसिडेंट में। हाफ ठीक है, म्यू सही है, ओमेगा वही है, ए स्क्वायर ठीक है, लेकिन वी की जगह यहाँ पे 3V होगा। बता टीएम, समझ में आ रहा है? बता 3V हो जाएगा। अब पावर यस। में आ जाओ। हाफ ठीक है, रिफ्लेक्टिव में वही मीडियम में म्यू है, ओमेगा तो चेंज ही नहीं होता, ए की जगह a/2 आ गया था, और स्पीड अभी भी 3V है। क्यों? ये हो गया। अब चलते हैं पावर ट्रांसमिटेड में। हाफ ठीक है, म्यू की जगह 9 म्यू हुआ ना, उधर पे 9 म्यू था। ओमेगा स्क्वायर ठीक है, एम्पलीट्यूड वहां पे a/2 आ गया था, लेकिन वहां पे स्पीड v हो गई थी। बताइए चला कि नहीं चला? बता जो है ऐसे बनेगा। अब जरा इसको चेक करके देख लो, यहाँ पे जो पावर इंसिडेंट आ रही होगी, चेक करना जरा कैलकुलेशन। पावर रिफ्लेक्टेड प्लस पावर ट्रांसमिटेड आ रही कि नहीं आ रही? बताइए गोपी, कैलकुलेशन चेक कर, आ रही कि नहीं आ रही है? देख जरा कैलकुलेशन देख, कितनी आ रही है कि नहीं आ रही है? बता।
आ रही है ना? तो ये तो मेरे अपनी तरफ से क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन रिफ्लेक्शन में आया, उसको मैं बता दे। क्वेश्चन नंबर 29 मिलेगा तुम्हें वहां पे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या है ना, ये दो वेव दी थी। ये पी वाई क्यू है बेटा, जो है पी वाई क्यू का लेवल 1। ये ऐसे जा रही है, ठीक। और ये ऐसे आ रही है, आइडेंटिकल है हाँ? तो तुमसे कहता है ना, जब बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा तो उसमें केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, केवल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इस टाइप का था कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, इस टाइप से था क्वेश्चन। तो मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, देखो। जब ये बिल्कुल ओवरलैप कर रहे होंगे, हाँ, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन याद करो। एक वेव कह रही है कि इसको ऊपर होना चाहिए, और दूसरी वेव कह रही है इसको नीचे होना चाहिए। तो इसका मतलब सारे पार्टिकल्स, ये बताओ मीन पोजीशन में होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। बताओ, ये बताओ, सारे के सारे पार्टिकल्स, ऑल पार्टिकल्स मीन पोजीशन में होंगे ना? इसका मतलब सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। नहीं, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बेटा, जो है इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आधे पार्टिकल्स वो ऊपर को मूव कर रहे होंगे, और जो रेस्ट हाफ होंगे वो डाउनवर्ड्स मूव कर रहे होंगे। अब बात आती है कि कौन से आधे ऊपर मूव कर रहे होंगे और कौन से आधे नीचे मूव कर रहे होंगे। ध्यान से देखना बेटा। एक बात बताओ कि कुछ टाइम के बाद जो ऊपर वाली वेव है वो इधर चली जाएगी ना? बता। ऐसे आगे बढ़ रही है ना ये तो। क्यों? और नीचे वाली जो वेव है वो यहां आ जाएगी। टीएम समझ में आ रहा है बेटा, ये बता। यस समझ में आ गया ना? नीचे वाली वेव क्या हो गई, यहां आ गई। ठीक। तो अब मेरे को ये बता कि ये वाला जो पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल कुछ टाइम के बाद नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, बता जी। ये वाला पार्टिकल बता, ये नीचे आएगा या ऊपर जाएगा बेटा? थोड़ा सा दिमाग लगा के जा। हाँ, ये नीचे आएगा। नीचे आएगा क्योंकि देखना, ये वाला पोर्शन राइट में शिफ्ट हो गया है। तो इसका मतलब इसका जो ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो गया है। टीएम समझ में आ रहा है बेटा, ये बता जो है इसका जो ये वाला पोर्शन है ये राइट में शिफ्ट हो गया है। तो इसका मतलब इसका जो ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो गया ना। तो इस ये नीचे आएगा, मतलब ये वाला पार्टिकल देखेगा तो ये नीचे आएगा, डाउनवर्ड्स आएगा। जी सर। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक के जो पार्टिकल्स रहे होंगे, ठीक है ना, ए से लेके बी तक के जो पार्टिकल्स रहे होंगे वो नीचे को आ रहे होंगे, बस हो गया। ए टू बी जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो डाउनवर्ड्स आ रहे होंगे। और इसी टाइप से बी से सी तक के जो पार्टिकल्स होंगे ये अपवर्ड्स होंगे। ये समझ में आ रहा है तेरे, नहीं आ रहा? देख मैं बताता हूँ एक बार। अभी तेरे को बताता हूँ, तब तेरे समझ में आ जाएगी पूरी बात। मैं किसी एक पार्टिकल को पकड़ रहा हूँ, तब समझ में आ जाएगा तेरे।
जैसे मान लो ये वाला पार्टिकल है, इसका ये वाला डिस्प्लेसमेंट मान लो 4 है, तो ये -4 है, ठीक। लेकिन आफ्टर सम टाइम, केवल इसी पे फोकस कर रहा हूँ, ध्यान रखना बेटा, जो है इसी पे फोकस कर रहा हूँ। आफ्टर सम टाइम ये 4 की जगह ये इधर शिफ्ट हो जा रही है पूरी फिगर। तो ये बताइए 4 की जगह कहीं 3 नहीं पहुंच गया होगा? बता बता, प्लस का 3 वहां पे आ गया होगा ना। और ये फिगर इधर को शिफ्ट हो गई है, तो इसका मतलब ये कुछ -5 रहा होगा कुछ, क्यों? -5 रहा होगा, तो इसका मतलब -5, तो ये -2 पे पहुंच गया होगा। टीएम ये समझ में आया कि नहीं आया, बता। यस सर। पॉइंट क्लियर हो गया ना? जैसे अभी तो 4 और -4 जीरो बन रहा था, लेकिन जो वो ऊपर वाला है वो राइट साइड में जा रहा है और नीचे वाला लेफ्ट में आ रहा है, क्यों? तो इसका मतलब उसकी जगह पे क्या होगा, प्लस में तो 3 हो गया होगा और माइनस में 5 हो गया होगा, तो इसका मतलब नेट उसका -2 हो गया होगा, तो नीचे को जा रहा है, ये क्या, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज और भी थी, ये भी मैं भूल गया हूँ, वो भी करवाना है। वो क्या है, देखो, अगर गोपी ना ऐसे कोई वेव है मान ले, और ये बिल्कुल रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है, रिजिड बाउंड्री है, ध्यान रखना। इसको रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होना है, तो तुम क्या करते हो ना, बिल्कुल जो है ऐसा मान के चलते हो कि एक इन्वर्टेड वेव वापस आ रही है। ये इधर को आ रही है, और इन दोनों के सुपरपोजिशन से नेट वेव बनेगी, लेकिन ए बी के लेफ्ट हैंड साइड में। ध्यान से देखना, जो नेट बनेगी, इसको मैं 1 कह दे रहा हूं, इसको मैं 2 कह दे रहा हूं, ये बनेगी फ्रॉम सुपरपोजिशन, फ्रॉम सुपरपोजिशन ऑफ 1 एंड 2। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रिंग तो लेफ्ट साइड में है ना, ठीक है, ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए बी। गोपी बात समझ में आ रही, कुछ नहीं आ रही बेटा, ये बता जो है कि जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी, मतलब नेट का मतलब रिफ्लेक्टेड की बात कर रहा हूं मैं। अब क्या है देख, जैसे जैसे एक तो फिगर ये हुई ना, जब ये बिल्कुल यहाँ पे पहुंची बेटा जो है, तो ये वाली वेव भी यहाँ पहुंच चुकी होगी ना, ये वेव यहाँ पहुंच चुकी होगी, लेकिन मेरे को ए बी के लेफ्ट साइड में करना है। ध्यान से देखना, ए बी के लेफ्ट साइड में करना है, तो अभी तो सुपर पोजिशन स्टार्ट ही नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब वेव ऐसी ही रहेगी, क्यों? समझ में आ रहा है? इसका मतलब अभी जो तुम्हें मिलेगा वो ऐसे ही मिलेगी, ये हो गया। अब लेकिन जब वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, देखो ना, जब मान लो ये यहां पहुंच गई है, ये यहां पहुंच गई है, अब बताना बेटा क्या होगा, अब बता क्या बनेगा। हाँ बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये और ये बिल्कुल जीरो हो गई, तो इसका मतलब स्ट्रिंग ऐसे मिलेगी। टीएम समझ में आया, बता बेटा जो है, ये समझ में आ रहा है कि अगर रिजिड बाउंड्री से तुम्हें किसी वेव को रिफ्लेक्ट करना है तो कैसे बनाते हो जो है, तो जितना प्लस में आ रहा है उतना ही क्या हो रहा है, माइनस में आ जा रहा है, जीरो आ गया बस। और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा ये बता जो है, तीसरी फिगर में क्या हो जाएगा, जब वेव मान ले आगे पहुंच गई, यहाँ जैसे ये हो गई, ये ऐसे पहुंच गई और ये ऐसे पहुंच गई है, तो अब तो ठीक हो ही गई है, क्यों नहीं है?
तो देख अब तो ये ऐसे ही बन जाएगी ना। हाँ डाउन हो गई, बस हो गया जो है, ये हो गया। तो पहली फिगर ये थी, दूसरी फिगर ये थी कह लो, और तीसरी फिगर ये थी, ये। तो रिजिड बाउंड्री से अगर तुम रिफ्लेक्ट करना है तो इस टाइप से करते हैं इसको। और इसी टाइप से एक और होता है कि अगर तुम्हें फ्री बाउंड्री से रिफ्लेक्ट करना है, फ्री बाउंड्री का मतलब ऐसे एक वायर बंधा हुआ है, ये है, इसको हम फ्री बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। तो फिर तुम ये मान के चलते हो कि इसमें ना ऐसे होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल ये ऐसे होंगे, ये इधर को आ रही है। अब जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ, देखो मान लो यहां से लेके यहां तक 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से इधर आ रही है, और इसका जो पीक है मान लो, वो मान लो 2 मिलीमीटर है। ये t=0 पे दिया था। अब ये बताओ कि अगर मैं t मान लो 10 सेकंड पे देखूं, क्या होगा। तो एक बात बताओ, t=10 सेकंड पे ये ऐसे आ जाएगी, बता गोपी। t=10 सेकंड पे ऐसे आ जाएगी, लेकिन वो दूसरी वाली वेव भी यहाँ पहुंच गई होगी ना। टीएम समझ में आ रहा है बेटा, ये बता। दूसरी वाली वेव भी यहाँ पहुंच गई होगी ना, ठीक। लेकिन अब 2 और 2 मिलीमीटर मिलके कितना बन गया होगा बता जो है। ये 2 मिलीमीटर था, ये मिलके कितना बन गया होगा, 2 मिलीमीटर ये है, तो इसका मतलब मिलके 4 मिलीमीटर बन गया होगा। तो फिर ये फिगर ऐसे बनेगी, बस हो गया, ये होगी। इसी टाइप से मेरे ख्याल से कर लोगे कि रिजिड बाउंड्री से अगर रिफ्लेक्ट करना है तो तुम्हें क्या करना है, और अगर फ्री बाउंड्री से तुम्हें रिफ्लेक्ट करना है तो क्या करना है, ठीक। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, देखो सपोज करो ना एसिमेट्रिकल वेव दे रखी है तुम्हें, ये थोड़ी एसिमेट्रिकल है, रिजिड बाउंड्री है एसिमेट्रिकल। तो तुम्हें ना 3 4 अलग अलग शेप दे रखे होंगे, और तुमसे ये पूछा होगा कि यार जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो किस टाइप की होगी, समझ गए ना, रिफ्लेक्टेड वेव किस टाइप की होगी। तो मैं तो इसको देखो ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि ये बताओ, ये छोटा वाला जो पोर्शन है ये पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। क्यों गोपी बता, ये बता, जो छोटा वाला पोर्शन है वो पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। तो इसका मतलब छोटा वाला जो पोर्शन होगा वो दूर होगा, मतलब बाउंड्री से दूर होगा, तो इसका जो रिफ्लेक्टेड होगा वो इस टाइप से होगा, बस हो गया। मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं इसको, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी, समझ में आ गया। 3 4 अलग अलग शेप दे रखी होंगी ना उसमें जो है, ठीक है। तो इस टाइप से होगा, बस हो गया, छोटा वाला स्मॉल पोर्शन पहले पहुंचेगा, इसका मतलब पहले रिफ्लेक्ट होगा, तो ये स्मॉल पोर्शन वहां से ज्यादा दूर होगा, बस हो गया। तो मेरे ख्याल से रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लोगे। अब चलते हैं टाइप 2। अब तो तेरे मतलब क्या आ जाएंगे गोपी। टाइप 2 मैंने प्योरली डॉपलर पे रखे हैं क्वेश्चंस। प्योरली डॉपलर।
इनको कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं 22 क्वेश्चन में। सिंपल क्वेश्चन है। ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, सोर्स इधर को आ रहा है, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 450 हर्ट्ज। और ये 33 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। और स्पीड ऑफ साउंड तुम्हें दे रखा है 330 मीटर पर सेकंड। तो तुम्हें इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी एफ डैश, वो पूछी थी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्यों। सोर्स नजदीक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा, लेकिन वो नीचे रहता है तो माइनस करके बढ़ाएगा, क्यों। तो इसका मतलब ये हो जाएगा एफ वी अपॉन वी माइनस वी एस, ये हो जाएगा। अब वैल्यू रख देना बस, एफ की जगह 450, वी की जगह 330 और वी एस की जगह 33। क्लियर होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, इसी में मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। कि जैसे ऑब्जर्वर मान लो यहाँ पे रखा हुआ है और सोर्स इधर को वीएस से आ रहा है, और फिर इसको दबाते हुए आगे निकल जाता है, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से अप्रोचिंग हो गया, और ये रिसीडिंग हो गया, ठीक है। और जब वो इसको दबा रहा है तो उसमें ये ओरिजिन मतलब टीओ टाइम है, कह लो कुछ भी कह लो, ये है। और इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी एफ है, और ऑब्जर्वर जो सुनता है वो फ्रिक्वेंसी मान लो एफ डैश है। तो सपोज करो मुझे एफ डैश वर्सेस टी ग्राफ ड्रॉ करना है। और ये टीओ है, ये अप्रोचिंग टाइम है, और ये रिसीडिंग टाइम है। अब सुनो, जब वो अप्रोच कर रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी नॉर्मल से ज्यादा होगी, लेकिन कांस्टेंट होगी। नहीं है, नॉर्मल से ज्यादा होगी लेकिन कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जो वीएस है वो एसओ लाइन के अलाउंग है। और जब वो रिसीड कर रहा होगा तो नॉर्मल से कम हो जाएगी, लेकिन कांस्टेंट रहेगी, ठीक। तो इसका मतलब अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, हाँ हाँ, अगर मान लो नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ है तो अप्रोच करते समय ये हो जाएगी, और रिसीड करते समय ये हो जाएगी, बस हो गया। ये कह ले, जैसे ये F1 मान ले, ये F2 मान ले, क्यों। तो F1 की जो वैल्यू आएगी वो एफ वी अपॉन वी माइनस वी एस होगी। और F2 की जो वैल्यू आएगी ये होगी एफ वी अपॉन वी प्लस वी एस, ये आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि अगर उस लाइन के अलोंग ही हो तो फिर अप्रोच करते समय बढ़ जाती है लेकिन कांस्टेंट रहती है, और रिसीड करते समय कम हो जाती है लेकिन कांस्टेंट रहती है। तो इस टाइप का ग्राफ हो। लेकिन अगर किसी डिस्टेंस पे हो, तो हमने क्लास में पढ़ा था, तुम्हें याद होगा, इस टाइप से बनता था ग्राफ। अगर वो डिस्टेंस पे हो तो फिर ऐसे बनता है। दोनों में ये डिफरेंस होता है, ध्यान रखना बेटा जी। समझ गया ना, कि अगर मान ले जो है ऑब्जर्वर यहाँ पर है और सोर्स यहाँ से आ रहा है, तो फिर ग्राफ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ये। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 28। ऑब्जर्वर स्टेशनरी है और ट्रेन आ रही है। तो ये ट्रेन अप्रोच कर रही है 34 मीटर पर सेकेंड से।
और ये जो रजिस्टर कर रहा है वो F1 रजिस्टर कर रहा है। ये हो गया। अब ये कहता है कि जब ये 17 मीटर पर सेकंड से आती है तो फिर ये जो रिसीव करता है ये F2 करता है, और V तुम्हें दे रखा है 330 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हें F1 अपॉन F2 निकालना है। 340, हाँ अच्छा तूने देख भी लिया। तू बेटा बड़ा चलावती बच्चा है। ये 340 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बताओ कि जो F1 होगा, सोर्स अप्रोच कर रहा है, ये क्या हो जाएगा? F340 अपॉन 340 -34, और F2 क्या हो जाएगा? F340 अपॉन 340 -17। टीएम समझ में आया बेटा? क्यों? सोर्स अगर अप्रोच कर रहा है तो क्या बनेगा? FV अपॉन V माइनस VS, ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चन मिलता है डॉपलर पे 30th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलता है 30th। अब के साइरन रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है। अब एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, ट्रेन ए। ये मान लो VA से आ रही है। इस पे जो पैसेंजर्स हैं वो जो रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं 5 किलोहर्ट्ज। और इसी टाइप से दूसरी ट्रेन आती है TB, और वो VB वेलोसिटी से आ रही है, और ये जो रिकॉर्ड करते हैं, सॉरी, सायरन की इसकी फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज दे रखी है, ये दे रखी है। और ये जो रिकॉर्ड करता है 5.5 किलोहर्ट्ज रिकॉर्ड कर रहा है, और ये जो रिकॉर्ड करते हैं ये 6 किलोहर्ट्ज रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, तो तुम्हें VA अपॉन VB निकालना है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। V नहीं दिया हुआ, V इसमें नहीं दिया हुआ है। सायरन मींस सोर्स रेस्ट पे है, और दो अलग अलग ऑब्जर्वर्स VA और VB स्पीड से अप्रोच कर रहे हैं। एक को 5.5 किलोहर्ट्ज रिसीव हो रहा है, दूसरे को 6 किलोहर्ट्ज रिसीव हो रहा है, और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 5 थी। तो तुम्हें VA अपॉन VB निकालना है। तो इसमें देखो क्या होगा, जो 5.5 होगा वो 5 V प्लस VA अपॉन V होगा ना, ये बनेगा ना फॉर्मूला, FV प्लस VO अपॉन V। क्यों? बता गोपी, ये बता। 5.5 इक्वल टू 5, ये बनेगा ना। तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, 5 1 प्लस VA अपॉन B। क्यों? तो यहां से जरा देखना, VA अपॉन V कितना आ गया, बता जो है। VA अपॉन B की वैल्यू आ गई 5.5 अपॉन 5 -1। ये तो फर्स्ट बन गई इक्वेशन। इसी टाइप से अगर मैं सेकंड पे अप्लाई करूं,
तो फिर वी बी अपॉन वी कितनी बन जाएगी? वी बी अपॉन वी बन जाएगी 6/5 -1। क्यों? ये सेकेंड आ जाएगी बस। अब दोनों को डिवाइड कर दो तो वी अपॉन वी भी पता चल गया। क्यों? 1/2 कर दे तो वहां से वी कैंसिल हो जाएगा ना फिर जो है। फाइंड वी अपॉन वी बी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें वी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी यहाँ फिर। उसके बाद हमें क्वेश्चन मिला था 46। ठीक है। एक ट्रेन थी, ऑब्जर्वर यहाँ पे रेस्ट पे था और ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है और तुम्हें स्पीड ऑफ साउंड 320 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये अप्रोच कर रहा होगा, ये F1 वो 1000 से बड़ा हो जाएगा और जब ये इसको रिसीड कर जाएगा F2 तो 1000 से कम हो जाएगा ना। ठीक। तो आपसे कहता है कि F1 से F2 में जाने में परसेंटेज चेंज कितना हुआ। मतलब जब वो अप्रोच कर रहा था, ठीक है, एक बार देख लेता हूँ परसेंटेज चेंज कितना रहा। ठीक है, F1 से F2 में जाने में परसेंटेज चेंज कितना रहा। तो उसमें वैसे तो निगेटिव आना चाहिए ना, परसेंटेज चेंज निगेटिव आना चाहिए ना बेटा जो है, लेकिन उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया होगा। तो इसका मतलब वो बेसिकली ये पूछ रहा है कि F1 - F2 अपॉन F1 ये कितना रहा। इंटू 100 और कर देना। इसका मतलब वो पूछ रहा है 1 - F2 अपॉन F1 इंटू 100। क्यों? ये हो गया। अब चलते हैं F2। सोर्स वो कर रहा था, ध्यान रखना सोर्स नजदीक आ रहा था, तो यहां पे आ जाएगा F V अपॉन V प्लस VS होगा। क्यों? और F1 कितना हो जाएगा? F V अपॉन V माइनस VS। ये हो गया, बस हो गया। क्यों? यहाँ पे V को रख दोगे 320 और VS को रख दोगे 20 मीटर पर सेकेंड। गोपी, बात समझ में आई बेटा? क्यों? ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चल रहे 49 में। सिंपल क्वेश्चन होते हैं। क्यों? डॉपलर के तो बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना। अब वो अलग बात है कि मेरे से पढ़ने में हो सकता है कुछ पढ़ रहा हूँ क्योंकि मिस्टेक हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट देख लेना, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा वो था, ऑब्जर्वर। इसकी जो स्पीड है ना वो c/2 दे रखी है। c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और ये अप्रोच कर रहा है, अप्रोचेज टूवर्ड्स ए माइक्रोवेव सोर्स, ठीक है। तो तुमसे वही कहता है कि ऑब्जर्वर को एफ डैश कितना होगा। ये वैसे मैंने थ्योरी में दे दिया था लास्ट लेक्चर में, क्योंकि तू नहीं था।
एक्चुअल में जो माइक्रोवेव वेव है ना, माइक्रोवेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईएम वेव। और इसमें वैसे डॉपलर इफेक्ट नॉर्मल में वैसे हमारे उसमें नहीं है सिलेबस में, लेकिन कभी कभी आ जाता था, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन आ गया होगा। तो इसमें मैंने क्लास में तुम्हें थ्योरी दे रखी है कि यहाँ पे जो एफ डैश होता है ना, वो सीधे सीधे एफ रूट 1 प्लस माइनस वी बाई सी, 1 माइनस प्लस वी बाई सी, ये फॉर्मूला लगता है, क्लास में दिया हुआ है। लेकिन अप्रोच कर रहा है, ध्यान से देखना। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हाँ बढ़ जाएगी, समझ गए ना। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, एफ डैश इक्वल टू ग्रेटर देन एफ हो जाएगी, समझ गए ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा एफ डैश इक्वल टू एफ रूट 1 प्लस वी बाई सी अपॉन 1 माइनस वी बाई सी, बस ये ध्यान रखना है, और ज्यादा कुछ नहीं करना, ये है। और वी बाई सी की वैल्यू 1/2 रख देना, बस हो गया, ये हो गया। तो मेरे ख्याल से √3 आ रहा है, क्यों? मेरे ख्याल से √3 एफ के इक्वल आ रहा है ना। वी बाई सी को अगर 1/2 रख दोगे, 3/2 ऊपर आ गया, हाफ हुआ गया, √3 मेरे ख्याल से एफ आ गया, बस हो गया, ये है। तो समझ में आ गया, ये थ्योरी में दे रखा है मैंने, एफ डैश इक्वल टू ये फॉर्मूला बनता है बेटा इसमें। अप्रोच करते समय ऊपर प्लस नीचे माइनस, और रिसीड करते समय ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये कह रहे, ठीक। उसके बाद चलते हैं 68 में मिला था मैं डॉक्टर का क्वेश्चन। डॉक्टर का क्वेश्चन मिला था मैं 68 में। सिंपल है, ए और बी दोनों अप्रोच कर रहे हैं, दो कार अप्रोच कर रही हैं और दोनों की दोनों 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ये है। और तुम्हें स्पीड दे रखी है 340 मीटर पर सेकेंड, और तुमसे कहता है ये जो ए है, ये जो रिसीव करता है वो 2000 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी रिसीव करता है। इसका मतलब ये एफ डैश रहा होगा, क्यों? नहीं, ये एफ डैश रहा होगा, लेकिन किसकी फ्रीक्वेंसी बताओ? बी कोई सायरन देता होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ कह लो है। तुमसे एफ ही पूछा था, एफ कितना होगा। फिर से सिंपल, दोनों अप्रोच कर रहे हैं तो दोनों फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, तो ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा, क्यों? दोनों अप्रोच कर रहे हैं तो दोनों फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो इसका मतलब एफ डैश कितना हो जाएगा बताओ जो है, एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी एफ 340 + 20 अपॉन 340 -20, क्यों? यहां से एफ फाइंड कर लेना। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन मिला था 69, अभी केवल डॉपलर के लिए है मैंने, और रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के लिए है। ऑब्जर्वर स्टेशनरी दे रखा है, और ऑब्वियस सी बात है सोर्स रहा होगा, वो 34 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। और ये जो ऑब्जर्व करता है वो F1 ऑब्जर्व करता है। इसी टाइप का क्वेश्चन तो आ चुका है पहले। और जब ये 17 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, तो फिर ऑब्जर्वर F2 रिसीव कर रहा है, सेम ही तो है मेरे ख्याल से, क्यों? F2 रिसीव कर रहा है, और तुम्हें स्पीड दे रखी है 340 मीटर पर सेकेंड, क्यों?
तो तुम्हें F1 अपॉन F2 निकालना है। सोर्स नजदीक आ रहा है, ध्यान रखना, सोर्स नजदीक आ रहा है, ठीक। तो नीचे माइनस VS होगा, तो इसका मतलब F1 कितना हो जाएगा, F340 अपॉन 340 माइनस 34 अपॉन F2 कितना हो जाएगा, F340 अपॉन 340 माइनस 17, ये आंसर आ जाएगा। क्यों गोपी, क्लियर है? बता जो है, सिंपल है, सोर्स नजदीक आ रहा है तो क्या है, ठीक। और लास्ट इसमें जो डॉपलर का क्वेश्चन मिला था वो मिला था 98, बस। प्योर डॉपलर के इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, कुछ मिलेंगे तो बाद में लास्ट में देख लूंगा मैं। सिंपल है, देखो, ऑब्जर्वर रेस्ट पे, हाँ। अब ट्रेन जब इधर आ रही है तो ये 2.2 किलोहर्ट्ज रिसीव कर रहा है, रिसीव कर रहा है। और जब ट्रेन दूर जा रही है तो फिर ये 1.8 किलोहर्ट्ज ये रिसीव करता है, और स्पीड ऑफ साउंड 300 मीटर पर सेकेंड देर की है। तो तुम्हें वेलोसिटी ऑफ ट्रेन निकालनी है। इसका मतलब एक तरीके से वेलोसिटी ऑफ सोर्स निकालना है। क्यों, समझ में आया? ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ट्रेन जब नजदीक आ रही है तो 2.2 किलोहर्ट्ज रिसीव कर रहा है, और जब वो दूर जा रही है तो 1.8 किलोहर्ट्ज रिसीव कर रहा है। तो तुम्हें ट्रेन की वेलोसिटी निकालनी है, एक तरीके से सोर्स की वेलोसिटी निकालनी है। तो सोर्स नजदीक आ रहा है या सोर्स दूर जा रहा है, तो इसका अंदर 2.2 कितना हो जाएगा बता। 2.2 इक्वल टू हो जाएगा F300 अपॉन 300 माइनस VS। क्यों, एक तो इक्वेशन ये बन गई, और दूसरा हो जाएगा 1.8 इक्वल टू F300 अपॉन 300 प्लस VS। क्यों, हाँ, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। क्यों, अब दोनों को डिवाइड कर देना, तो वहां से F कैंसिल हो जाएगा और VS निकाल लेना बस। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे, ये प्योरली डॉपलर के क्वेश्चंस थे, और एक मैंने रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के तुम्हें और बताए, ठीक। और डॉपलर में थोड़ा सा एक नया और आ गया था कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डॉपलर करना है तो फिर वो आता है F डैश इक्वल टू F√1 प्लस माइनस V अपॉन C अपॉन 1 माइनस प्लस V अपॉन C। अगर अप्रोच कर रहा है तो बढ़ाना है, तो इसका मतलब ऊपर प्लस नीचे माइनस, और रिसीव कर रहा है तो कम करना है, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, बस ये और करना है, ठीक है। बाकी चलो करते हैं नेक्स्ट टर्न पे। ओके, थैंक यू एंड गुड डे। थैंक यू सर। बाय।